अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम क्विकली दो चीज़ें बलूचिस्तान से डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये हैं कि एक तो नामजदगी हुई है महारंग बलोच, डॉक्टर महारंग बलोच, जो कि बलोच यकजहती कमेटी के जो लीडर हैं उनकी अ, कहाँ नामजदगी हुई है? नामजदगी हुई है जनाब उनकी नोबेल प्राइज़ के लिए। 2025 में जो नोबेल प्राइज़ जिन लोगों को मुतवक्के तौर पर दिए जाने हैं उनमें से 338 लोगों में एक बलूचिस्तान की कल्लात से ताल्लुक़ रखने वाली यंग लड़की, जिसके वालिद 2009 में जबरी गुमशुदगी का निशाना बने। और फिर वही हुआ जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता है, बलूचिस्तान के अंदर जब जबरी लोग गुमशुदा होत किए जाते हैं, अगवा किए जाते हैं और अक़ूबत खानों में फेंक दिए जाते हैं, और फिर उनके साथ क्या-क्या वहाँ पर होता है उसकी दास्तानें ज़ुबान ज़द आम हैं बलूचिस्तान के अंदर भी, और अब तो पाकिस्तान के अंदर आवाज़ें। जैसे पहले हम देखते थे कि बलूचिस्तान के हवाले से चीज़ें उसको एक्सेप्ट पंजाब में नहीं किया जाता था, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद अब हम देखते हैं जब से सोशल मीडिया इतना ओपन अप हुआ है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अब इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाती है। और फिर हमने डेथ स्क्वाड के हवाले से तूतक जो केस था वो भी हमने देखा 2014 में, ख़ुसूसन उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी हुई थी, उसमें चीज़ें बहुत खुल के सामने आई थी, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस वैसे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इदारों ने जब कराई तो उसमें मुख्तलिफ नाम भी लिए गए। तो उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन अप हुई हैं, चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा ओपन अप हुई हैं। तो ये खबर कल सोशल मीडिया पे गर्दिश की, जब हमारे एक दोस्त किया बलोच, उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये चीज़ ओपन अप की, और उन्होंने ये ट्वीट किया कि 338 नामज़द लोगों में एक महारंग बलोच भी है, और उनको उनकी जिद्दोजहद जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए सूबे के अंदर अपने जो बलोच कौम है उनके लिए जो जिद्दोजहद कर रही है, ख़ुसूसन जबरी गुमशुदगियों के हवाले से उनकी जो उनका जो काम है समाजी नौयत का, वो अ, उसकी वजह से वो पहले भी जो इम्पोर्टेंट टॉप 100 जो लीडर्स हैं, शख्सियात हैं, उसकी फ़हरिस्त में उनका नाम आया था। और अभी 338 इस साल के जो नामज़द लोग हैं जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिल सकता है, उसके अंदर इनका उनके काम को देखा जाएगा, परखा जाएगा मुख्तलिफ पहलुओं से, और फिर डिसाइड किया जाएगा। ये कब डिसाइड किया जाएगा? ये डिसाइड किया जाएगा अक्टूबर के ग़ालिबन पहले जुमे को या आखिरी जुमे को। तो अभी ये प्रोसेस जैसे नामज़दगियाँ भी हुई हैं, तो अब ये तकरीबन 7 से 8 मंथ्स का प्रोसेस है। वैसे तो जब नामज़दगियाँ होती हैं तो मीडिया के अंदर जो नोबेल की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है नॉर्वे बेस्ड, वो कभी भी इसको लीक नहीं करती, और ना ही कन्फर्मेशन करती है कि फ़लाँ बंदे की नामज़दगी हुई है तो कन्फर्म कर दें। तो मीडिया को इस किस्म की इन्फॉर्मेशन कम से कम उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से नहीं दी जाती। लेकिन जब लोग नामज़द कर रहे होते हैं किसी ख़ास शख्सियत को, जैसे महरंग को नामज़द किया है इस प्रेस्टीजियस दुनिया का प्रेस्टीजियस सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस जो अवार्ड है उसके लिए, तो जिसने नामज़द किया है महरंग ने कन्फर्म किया है कि उन्होंने महरंग से राब्ता करके जनवरी में ये कन्फर्मेशन ली थी कि आपको, और कंसेंट लिया था कि आपको नामज़द किया जाए या नहीं। तो महरंग ने जवाब दिया कल सोशल मीडिया पे, जब उनसे बहुत ज़्यादा पूछा गया तो महरंग ने ये जवाब दिया कि हाँ, वो इस चीज़ की कन्फर्म करती है कि उनकी नामज़दगी हुई है। तो खुद से अगर जो नामज़द होने वाला बंदा है वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया को कन्फर्म कर दे तो कर दे। लेकिन महरंग ने अपने ट्वीट के अंदर ये कहा है कि वो अब उन लोगों का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही जिन्होंने उनको नामज़द किया है इस प्राइज़ के लिए। तो बहरहाल ये सिचुएशन है, आई थिंक कि उनका जो काम है बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और बहुत ज़्यादा ना सिर्फ दुनिया में उसको कदर की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन उससे बढ़ के उस काम की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, इनवॉलंटरी या इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस,
ان کے حوالے سے انہوں نے اس ایشو کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ پہلے تو پنجاب کی حد تک یا اسلام آباد کی حد تک ہی اس چیز کو اکنالج نہیں کیا جاتا تھا، لیکن 2009 کے بعد جب مہرنگ بلوچ نے جب وہ خود اس واقعے سے گزری اور جو کچھ انہوں نے فیس کیا، اور پھر وہ درد لے کر انہوں نے اس کو اپنی قوم کا درد سمجھا اور اپنی قوم کو اپنا درد بنایا، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اپنی ایکٹیویزم آہستہ آہستہ سٹارٹ کی، اور آج اس نوعیت پر ان کی ایکٹیویزم پہنچی ہے۔ اور خصوصاً 2023 کی بات کریں تو انہوں نے بہت بڑی ریلی، اور ہمت ہے اس لڑکی کی کہ 1000 کلومیٹر پیدل چل کے اور مختلف جگہوں سے گزر کر، پاکستان کے مختلف صوبوں سے، شہروں سے گزر کر وہ اسلام آباد پہنچی، اور پھر رستے میں اس کو بہت سارے اور بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جب انتظامیہ کی طرف سے اس کو روکا گیا، نہ صرف روکا گیا بلکہ گرفتار بھی کیا گیا مختلف مقامات کے اوپر، اس کے رستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی گئی۔ تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ جرنی تھا اس کا، اور لیکن اس نے کم از کم اس جد و جہد سے اس چیز کو ایکنالج کرا لیا کہ وہ جس کاز کے اوپر کام کر رہی ہے وہ جینوئن کاز ہے۔ جتنی پذیرائی اس ایشو کو پہلی دفعہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ملی ہے، آئی تھنک اس سے پہلے بھی کافی لوگوں نے کوشش کیا، اور اس حوالے سے میں ماما قدیر کا نام نہیں بھولوں گا لینا، کہ اس بندے نے بھی بہت جد و جہد کی اور اپنے بڑھاپے میں کی۔ اور اس آدمی کو میں پہلی دفعہ جب وہ اسلام آباد آیا، اس وقت میں بہت ینگ سا رپورٹر تھا، 2007 کی بات ہے غالباً، نیا نیا رپورٹنگ میں ہم آئے تھے 7-8 میں۔ تو اس وقت ہم نے اس بندے سے انٹریکٹ بھی کیا اور رپورٹنگ بھی کی اس حوالے سے بھی۔ تو اس وقت سے اس بندے کی جد جہد جاری، اس وقت بھی وہ بندہ ینگ نہیں تھا، وہ اس وقت بھی بزرگ تھا، اور اب بھی وہ اس جد و جہد کا حصہ ہے، آج تو مزید بزرگ ہو گیا۔ تو سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آہستہ 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 کر کے اس تحریک کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے اب، اور اب جو ینگ لیڈرشپ ہے اس نے اس کو مزید اس حوالے سے اس ایشو کو دنیا بھر کے اندر اجاگر کیا ہے، اور اب دنیا کے ایون کہ اب نوبیل جیسے جو ادارے ہیں وہ بھی اکنالج کر رہے ہیں، اس سے پہلے ٹائمز نے بھی اس کو اکنالج کیا اور ان لوگوں کی جد جہد کو بھی اکنالج کیا۔ تو بہت امپورٹنٹ کام ہے، اور آئی تھنک کہ اگر مہرنگ کی ابھی تو صرف نامزدگی ہوئی ہے، اگر مہرنگ کو نوبیل ملا تو یہ بہت بڑا ایک پرائز ہوگا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جو بلوچ ڈسپیرنسز ہیں، فورس ڈسپیرنسز دنیا بھر میں اس ایشو کو اور ہی طریقے سے پھر یہ جگہ، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس تمام تحریک کے اندر وائلنس نہیں ہے ان کی طرف سے، اور یہ ہی سب سے امپورٹنٹ اور اس تحریک کی اسٹرینتھ ہے کہ اس میں وائلنس نہیں ہے۔ ان کے اوپر وائلنس ضرور ہوا، اس میں ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا کہ ان کے اوپر وائلنس ہوا، ان کے لوگوں کو پکڑا گیا، مارا گیا، ان کے اوپر واٹر کیننز بھی چلائی گئی، اور ٹھنڈ کے موسم کے اندر، اور پھر ان کو طرح طرح کے اینٹائی اسٹیٹ یا اس قسم کے القابات بھی دیے گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم وائلنس میں ہم بلیو نہیں کرتے، اور آج بھی وہ وائلنس پہ بلیو نہیں کرتے۔ تو یہی مین اسٹرینتھ ہے ان کی کہ پیسفل رہ کے انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں، کہیں پر انہوں نے کوئی گولی، کوئی لاٹھی، کوئی کسی کو مارا نہیں، اور اب تک وہ پیسفل ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کے پیچھے بہت بڑا کراؤڈ ہو، لاکھوں کی تعداد میں جب وہ چلتی ہے، نکلتی ہے باہر، تو لاکھوں کی تعداد میں اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اب اس سچویشن کے اندر اس کراؤڈ کو کس طریقے سے ایک ڈائریکشن دینا، یہ ایک لیڈر کا ہی کام ہے، اور مہرنگ نے یہ لیڈرشپ فراہم کی ہے اور بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی جو آپ سے کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل ایک امپورٹنٹ رپورٹ جاری ہوئی ہے، گلوبل ٹیررزم انڈیکس، جو کہ بین الاقوامی ایک ادارہ ہے، وہ اس کو ریلیز کرتا ہے، ایشو کرتا ہے ہر سال۔ اس ادارے کا نام ہے انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس، IEP، اور انہوں نے بتایا ہے کہ، اور بلکہ یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے
टेररिज्म के जो इंडेक्स है उसको जारी करता है, और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज़ के अंदर आता है। पहले नंबर पर बुर्किना फासो, जो कि अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है, जहाँ के बारे में कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त जितनी भी टेररिज्म हो रही है उसका 1/5 उस मुल्क में हो रहा है। छोटा सा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क नहीं है। और फिर दूसरे नंबर पर शायद पाकिस्तान है, और तीसरे नंबर पर सीरिया है, जहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, और इसके अंदर जानें भी गई हैं, और बड़े मुहलिक किस्म के टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और इसके अंदर यरग़माल भी लोगों को बनाया गया है, अगवा भी किया गया है, और भी बहुत सारे ज़ख्मी बहुत सारे लोग हुए हैं। तो ये तमाम कार्रवाइयाँ जो है दुनिया के अंदर वो बढ़ी हैं एक लिहाज से, और पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन जो पाकिस्तान का रैंक है वो दुनिया में सेकंड है। तो उसके हवाले से वो कहते हैं कि जो इंक्रीज़ हुआ है टेररिज्म और टेररिस्ट अटैक के अंदर, वो तकरीबन 45% है 2023 के मुकाबले में। ये 2024 का इंडेक्स है बेसिकली, रिलीज़ 2025 में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और 163 कंट्रीज़ जो कि 97.7% दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसको कवर करती है, उसमें से पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। तो बताया गया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से एक उभरती हुई और मज़ीद मुनज़्ज़म होती हुई जमात, ऐसी टेररिस्ट जमात बन के सामने आई है, जिसने पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से आप कह लें कि खलबली मचाई हुई है, और उसने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर कायम किए हैं, जो सेफ हेवन्स हैं, क्योंकि आपको पता है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत 2021 अगस्त में आ गई थी। उसके बाद से इनकी जो कोलैबोरेशन है तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान उनके साथ तो बहुत अच्छी बनी है, और उसके बरक्स हम देखते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अफ़गानिस्तान की जो ये जो डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट है, या आप इसको डिफेक्टो गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, अ, इसके साथ पाकिस्तानी हुकूमत के जो ताल्लुकात है वो ख़राब हुए हैं, और इसका फ़ायदा उठाया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। और इसके बारे में कहा है कि दुनिया भर में वो वाहिद जमात है जिसने बहुत तेज़ी से अपने आप को मुनज़्ज़म किया है, और बड़ी मुनज़्ज़म होके सामने आई है। लेकिन इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये भी ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान में BLA, बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद जमातें हैं, जिन्होंने ओपनली अब स्टेट को चैलेंज करना शुरू किया, जबकि उनकी तहरीक जिसके अंदर उन्होंने बंदूक 2000 के बाद उठाई, तो उसके बाद से अब देखते हैं कि ये वो मौका है शायद जिसमें इस एयरपोर्ट में ये भी इज़हार किया गया कि शायद इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी गठजोड़ किया हुआ है बलूचिस्तान में जो वायलेंस है उसके हवाले से। लेकिन इस हवाले से कोई इम्पोर्टेंट कोई शाहिद अभी तक सामने तो नहीं आए, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये हिंट ज़रूर दिया गया है। फिर इस तरीके से BLA के साथ BLF भी उन्होंने ज़िक्र किया है कि ये भी एक जमात है, और इन्होंने ख़ुसूसन 2023 और 2024 का मुवाज़ना किया है, जो टेररिज्म के अटैक्स हैं और उसके अंदर जो डेथ्स हुई हैं, उसमें मैनी फोल्ड्स, यानी कि आप कह सकते हैं 5-6 फोल्ड उसके मुकाबले में ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, जहाँ बहक हुए हैं लोग, जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई जो कि BLA ने कैरी आउट की हैं। और 2023 में इसकी तादाद जहाँ बहक होने वालों की 88 थी, लेकिन 2024 में 388 तादाद है। और अल्लाह ना करे, हालात तो यही बता रहे हैं कि जो 2025 है वो भी इसी तरीके से वायलेंट हो रहा है, और हमने इसका वक्तन फ़क्तन ज़िक्र किया है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी, मैंने कहा कि आज हम डिस्कस करते हैं इस हवाले से। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो पीस और अमन के दाई हैं, और अमन आए। अमन मेरे हिसाब से आप जितनी मर्ज़ी जंगें कर लें, जितनी मर्ज़ी कत्लो-गारत कर लें, लेकिन एट द एंड थक हार के बैठना डायलॉग के टेबल पे ही पड़ता है। तो डायलॉग पे बिलीव करते हैं, इसलिए डायलॉग हम आपके साथ भी करते हैं। उम्मीद है हमारा डायलॉग आज का आपको पसंद आया होगा। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अभी तक नहीं किया तो आपके जहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का नज़र आ रहा होगा, उसको बस आपने क्लिक करना है, और साथ ही एक बेल का आइकन भी होगा, उसको भी क्लिक लगे हाथों कर दीजिए, ताकि मज़ीद जो फ्यूचर की अपडेट्स हमारी होंगी वो आपको
आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने